बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मौलाना तारिक जमील के एक्स अकाउंट पर यानी ट्विटर पर 29 अक्टूबर की शब बेटे के इंतकाल की तस्दीक की गई थी। मरहूम के बड़े भाई ने वीडियो पैगाम में आसिम जमील की खुदकशी की तस्दीक की थी और कहा था कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से उनको बिजली के झटके भी दिए जा रहे थे ताकि उनके डिप्रेशन की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इस इलाज के बावजूद उनके छोटे भाई को कोई फायदा नहीं हुआ और गुज़िश्ता रोज जब वो इत्तफाकन घर में अकेले थे तो उन्होंने अपनी जान ले ली। अगर मैं देखूं तो बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जीना इतना आसान नहीं होता, बट दुनिया में बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात ऐसी हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होने के बावजूद अपनी तख्लीकी सलाहियतों का बखूबी इस्तेमाल करती है और उनका ये रवैया हमारे लिए काबिल तकलीद है। अगर मैं इन सेलिब्रिटीज की बात करूं तो इनमें इब्राहिम लिंकन, न्यूटन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बॉक्सर माइक टायसन, अदाकार मेल गिब्सन, मैरिलिन मनरो और कैथरीन ज़ेटा शामिल हैं। रिसर्च के मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज सालाना 1 लाख में से 200 से 400 तक अपनी जान लेने की कोशिश जरूर करते हैं, जिनमें से कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ नाकाम हो जाते हैं। इससे साबित ये होता है कि ये सीरियस इलनेस है और इसके बारे में जानने की जरूरत भी है। एंड मुमकिन है कि ये हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा पेशेंट भी मौजूद हो जिस प्रोग्राम को सुन रहा हो और उसकी आगही से वो अपनी इस बीमारी से लड़ सके बगैर सुसाइड अटेम्प्ट के। इसी पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में 2 डॉक्टर्स मदद किए हैं। पहली हमारी डॉक्टर हैं डॉक्टर जुबिया रमजान, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट at Dow International Medical College, Psychiatrist Department, Dow University of Health Sciences Karachi। और हमारे दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मोती राम भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरमैन, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, नवाबशाह सिंध। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ और मैं बात करूंगी कि अभी हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का अफसोसनाक वाक़या हुआ और उनके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, बड़े सक्सेसफुली कर लिया उन्होंने। अब ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जस्ट सुसाइड है, ये एक हादसा है, या आप इसे एक मेंटल इलनेस से इसे एसोसिएट करेंगे? जी डॉक्टर साहब, मोती साहब, जी डॉक्टर मोती, आपसे सवाल। जी शैला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मौजू के लिए हमें दावत दी। जो आपने बात करी है मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद की, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। देखिए क्या मसला था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो उस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जो वीडियो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि उनके बेटे ने एक वीडियो पैगाम दिया था, वो एक ज़हनी मरीज थे। लेकिन क्या बीमारी थी और उन्होंने दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी ताकि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकें। इसके बारे में हम गहराई में नहीं जा रहे, हमें नहीं पता। अगर हम बात करें WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का आलमी सेहत का इदारा, उसका भी कहना है कि हर 40 से 45 सेकंड में एक खुदकुशी होती है और 95% of the patient who attempted suicide have a psychiatric disorder। आप अगर मैं बात करूं कि जैसे जिस्मानी बीमारी है ना, जैसे जिसमें एड्स अगर हो जाए किसी को या किसी को कैंसर हो जाए, तो आप उस मरीज को बोले कि अपनी उंगली काटे, तो आप समझती हैं वो अपनी उंगली काटेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़हनी बीमारी की जो अज़ियत होती है ना, उसमें ना सिर्फ मरीज अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, दुनिया के लिए नेगेटिव सोचता है।
तो अगर कोई चीज जैसे व्हाइट होती है तो उसको ग्रे दिखती है, और अगर कोई चीज ग्रे होती है तो उसको ब्लैक दिखती है। तो मीन्स एक इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसमें ना सिर्फ मरीज अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो उसके फैमिली के जो लव्ड वंस होते हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है। मैम, अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर ज़ुबिया, तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटल इलनेस जो है उसको आप बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगी? डॉक्टर साहब ने कहा, जो मौलाना तारिक जमील के बेटे की मैं बात कर रही हूँ, तो मेंटल इलनेस की तरफ वो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बचपन से है, तो क्या ये बीमारी बचपन से भी हो सकती है? देखिए डॉक्टर, जिस तरह आपको थैंक यू शैला, आपने हमें इनवाइट किया। देखिए अभी जो मौलाना तारिक जमील के जो बेटे का इंतकाल हुआ है, उसमें बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि क्या ये बच्चा बचपन से कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इसको कोई डिसऑर्डर था, जैसे जिसमें कुछ हमें पता चला डिसलेक्सिया है, कि उसको रीडिंग का प्रॉब्लम था, तो वो मदरसा भी नहीं पढ़ पाए, स्कूल भी नहीं पढ़ पाए, और कहीं जाके ये था कि ही हैज सम बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए इनके कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसमें कोई हम बहुत उससे एक फाइनल उस पे डायग्नोसिस पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो यही है कि उनको जो भी मेंटल इलनेस थी, चाहे वो उनको चाइल्डहुड से शुरू हुई थी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या इनको एडोलेसेंस से वो बीमारी शुरू हुई। देखिए बाइपोलर के जो पेशेंट होते हैं वो बचपन से ही उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, मगर आप उनको फौरन बचपन में बाइपोलर डायग्नोस नहीं करते हो अनटिल एंड अनलेस जब तक उनके अंदर कोई मेजर डिप्रेसिव या मेजर कोई मैनिक एपिसोड ना आए। मगर उसमें कोई ऐसा सिम्टम्स हमें फैमिली से पता नहीं चले थे कि भाई क्या है, कैसा था। मगर इनका जो कजन के जो आते हैं, जो इनके साथ बहुत क्लोज रहते थे, तो उनके जो जो वीडियो क्लिप्स आ रही है उसमें ये पता चलता था कि उनको कुछ डिप्रेसिव फीचर्स भी आते थे, कुछ उनको हाइपोमैनिक और मैनिक फीचर्स आते थे। मगर इस इतनी छोटी बात पे किसी को इतना बड़ा डायग्नोस करना आसान नहीं है। तो उसमें हम कुछ वसूख से कह नहीं सकते कि उनके बेटे को क्या बीमारी थी, क्योंकि देखिए ये पेरेंट्स ही ज्यादा बेहतर जानते हैं, और जो इनको ट्रीटिंग जो इनका डॉक्टर था, अब हमें ये नहीं पता जो डॉक्टर थे वो कोई साइकेट्रिस्ट थे, क्या कोई मेडिकल डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहा था, और किस तरह ट्रीटमेंट चला। मगर जिस तरह उनकी कुछ वीडियोस में मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे स्विमर थे, बहुत अच्छे काफी चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, और बहुत सारे लोगों को इवन सपोर्ट भी करते थे। तो वो सारी चीजें देखने से एकदम से किसी के बारे में आप उतना नहीं कह सकते हो कि ये इलनेस थी या इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। मगर थोड़े से वो डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू उनके जो और भाई बहन हैं। मगर अभी फिलहाल क्योंकि हमें सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है, तो हम ये चाहते हैं कि देखिए वो चले गए दुनिया से, मगर ये कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हमें करनी है। अगर उनके पेरेंट्स सामने आए तो वो लोगों को और ज्यादा इसको अवेयर कर सकते हैं कि अपने बच्चे जब बहुत ज्यादा इस बीमारियों में परेशान हो जाते हैं तो उसमें उनकी दवाइयां मत बंद करवाएं। क्योंकि देखिए एक पेशेंट को जब पता चल जाता है मुझे साइकेट्रिक इलनेस है, तो सबसे ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड होके वो दवाइयां छोड़ने पे लग जाता है कि मुझे बहुत लंबे अरसे तक दवाई खानी है, और ये दवा मैं ही क्यों खा रहा हूँ, घर में कोई और तो कोई खाता नहीं है, और बीमारी मुझे क्यों हो गई। तो वो फ्रस्ट्रेशन में पेरेंट्स भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, और मरीज भी आखिरकार दवा बंद कर देता है। ठीक वो है, फिर सुसाइड की वजह बन सकता है। बन सकता है। डॉक्टर मोदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे जो हम बार-बार बात भी हो रही है और अमूमन ये होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली है क्या? एक आम आदमी के लिए तो ये एक बड़ा सा नाम है कि भाई मेंटल इलनेस तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या चीज है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है शैला। ये जैसे बाइपोलर है ना, इसका नाम ही इंडिकेट करता है। इसमें ना दो पोल आते हैं, एक फेस आता है हाई का और एक पोल आता है डाउन का। जिसमें अगर हम हाई को कह रहे हैं तो उसमें इंसान की ना हर चीज बढ़ जाती है, उसमें बहुत तेजी आ जाती है, ज्यादा बातें करना शुरू कर देता है, तेज तेज बातें करता है, लेकिन थकता नहीं है। समटाइम उनमें फिजिकल एग्जॉशन हो जाती है, अपने आप को बड़ा आदमी समझना, बड़ी बड़ी बातें करना, और अपने आप को एक आला शख्स समझने लगता है। उसमें सिर्फ एक चीज कम हो जाती है, वो होती है नींद।
पूरी दिन में अगर वो 2 घंटे भी सोता है ना, तो वो जब उठता है इतना फ्रेश होता है कि मीन्स उसको लगता है मेरी नींद पूरी हो गई। अब डिप्रेशन की बात करें, उसमें उदास रहना, मायूस रहना, रोना आना, नींद का कम हो जाना, या सम टाइम किसी में नींद बढ़ जाती है, भूख कम बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और उसमें सुसाइड ज़्यादातर डिप्रेशन में ही होता है। अगर हम रिस्क को देखें तो डिप्रेशन वाले मरीज ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज कंपेयर टू मेनिया, या जो दूसरी ज़हनी बीमारियां हैं, शिज़ोफ्रेनिया, या आजकल जैसे हमारी जो यूथ है, आजकल तो आप स्कूल में भी देख रही हैं, एडिक्शन का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा एक इशू। तो आजकल हमारे जैसे कि हम फिर भी बात कर रहे थे कि हमारे पास जॉबलेस बच्चे हैं, हमारा करियर सिक्योर नहीं है, महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है, तो इतने मसाइल वैसे भी आ गए हैं। अगर आपकी शख्सी मतलब पर्सनालिटी वाइज अगर आपके पास कोई इतना मसाइल नहीं है, तो वैसे ही आपके इर्द गिर्द इतने मसाइल है कि एक अच्छा वाला इंसान भी डिप्रेस हो सकता है। डॉक्टर जुबिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आम घर में एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की, कोई भी हो सकता है, तो उसकी अलामात क्या होंगी ताकि जो बड़े हैं वो समझ सकें? एक बच्चा संजीदा भी हो सकता है, एक बच्चा जो है गुस्से का तेज भी हो सकता है, एक बच्चा जो है वो बड़ा एक्टिव भी हो सकता है। तो किस तरह पता चले कि वो बच्चे जब रिएक्ट करे तो पता चले कि ये किसी बीमारी में या मेंटल इलनेस या मेंटल इल है, वो मेंटली इल है वो? क्योंकि देखिए आजकल ये है कि पेशेंट और फैमिली में ना अवेयरनेस शुरू हो गई है ना, कि माँ-बाप हमारे पास छोटे-छोटे बच्चे अपने लेकर आते हैं जो 7-8 साल के होते हैं, कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, या हमारा बच्चा बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगा है, या बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है। तो उसमें हमें थोड़ा-सा पेरेंट्स की बातों को हमें इग्नोर नहीं करना होता है। उसमें हमें पेरेंट्स को ये तसल्ली देनी होती है कि पहले हम बच्चे को थोड़ा-सा नॉर्म्स के हिसाब से देखते हैं कि बच्चे का इर्द-गिर्द का माहौल कैसा है। स्कूल में कोई शिकायत तो नहीं आती है, घर में क्या शिकायत आती है, और फिर फैमिली हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए अगर बाइपोलर इलनेस में ये होता है कि वो बच्चे जो हमने 10 साल पहले, जब वो एक बच्चा होता है और जब वो एडोलेसेंस की तरफ आता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनमें होती हैं जो इशारा करती हैं कि ये बच्चा बढ़ के आपका बाइपोलर में जा सकता है। जैसे वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, हद से ज़्यादा चीयरफुल होना, या बहुत ज़्यादा बच्चा ऐसी-ऐसी चीज़ें बचपन में कर लेता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? कि बहुत जल्दी-जल्दी लोगों से दोस्तियाँ कर लेना और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना और बड़ों के साथ ज़्यादा रहने लग जाना, तो ये थोड़े से इंडिकेशन आते हैं, या बहुत ज़्यादा डॉक्टर मूड सुनिए, स्विंग्स होने लग आपको जाना। आपको मैं कथा कलामी माफ, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी, तो ऐसे बच्चे तो बड़े फ्रेंडली होते हैं ना? हम कहेंगे कि बच्चा बहुत कुछ कर लेता है, इंटेलिजेंट है हमारा बच्चा, पेरेंट्स तो यही समझेंगे, या हम समझेंगे कि यार ये जी। बच्चा तो बड़ा फ्रेंडली है। तो इसमें कहीं हमें डिसऑर्डर किस तरह से हम उसको जज करें? उसमें फिर हम ये होता है कि फैमिली को हम लोग वो ये कहते रहते हैं कि आपको इनकी चेंजेस को है ना देखते जाना है कि ये चेंजेस मज़ीद किस तरह सिवियरिटी की तरफ जा रही है। क्या उसमें एक कंसिस्टेंसी रहती है या बार-बार चेंज आता जा रहा है? और दूसरा फैमिली हिस्ट्री को हम बार-बार ध्यान में रखते हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी ननिहाल में या ददियाल में कोई बाइपोलर होता है या डिप्रेशन का कोई पेशेंट होता है, तो हमें उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, ताकि आगे जाके जो एडोलेसेंस वाली एज आती है ना, उसमें हार्मोनल चेंज होता है। तो उसमें ये बच्चे हमारे पास या तो मैनिक एपिसोड में आते हैं या डिप्रेसिव एपिसोड में आते हैं। तो उसमें फिर हम बार-बार हिस्ट्री पे, चाइल्डहुड पे चले जाते हैं कि बच्चे का चाइल्डहुड कैसा था, उसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, क्या पेरेंट्स कभी बच्चे को किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से उन्होंने इवैल्यूएट करवाया था? क्योंकि कभी-कभी होता है कि ये बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं, जैसे एडीएचडी के बच्चे होते हैं, मगर उस वक़्त उनके अंदर एडीएचडी की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? या ये बच्चे एडीएचडी से लो कैटेगरी के भी होते हैं, जिसमें उनके अंदर आपका ऑपोजिशनल एक डिफाइंड डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो एडीएचडी से कम कैटेगरी है और कंडक्ट डिसऑर्डर से कम कैटेगरी होती है। मगर उसको आप लेबलाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो बच्चे उन क्राइटेरिया का पूरा फुलफिल नहीं कर पाते।
मगर अगर बच्चों को बचपन में पेरेंट्स अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और असेसमेंट कराते हैं तो उन बच्चों को हम जल्दी ट्रीट करके चीजें बेहतर कर सकते हैं। मगर ये है कि फैमिली हिस्ट्री इग्नोर नहीं करनी होती है और थोड़ा सा बच्चों में आजकल ड्रग्स का रुझान बहुत ज्यादा हो रहा बहुत है। ज्यादा तो सही ये भी हमने देखा है कि वो बच्चों में बाइपोलर होने की टेंडेंसी होती है, मगर जैसे ही वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो बीमारी कुछ अरसे के बाद आनी थी वो बहुत जल्दी आने लग गई है, क्योंकि एम्फेटामिन का बहुत यूज शुरू हो गया है। कैनबिस को बहुत ज्यादा हल्का लिया जाता है कि कैनबिस या मैरिजुआना कोई खराब चीज है नहीं, हाँ। मगर वो क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं जिसमें बाइपोलर होने की टेंडेंसी होती है, उनको वो बहुत जल्दी इलनेस में डाल देते हैं ड्रग्स की वजह से। ठीक है, तो वो बच्चे हमारे पास बहुत जल्दी एज में ये ग्राफ चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले जमाने में इतना जल्दी ये ग्राफ चेंज नहीं हो रहा था। अब ये है कि स्टडीज आ रही हैं, जितना बच्चा जल्दी ड्रग्स लेगा उतना उसमें साइकियाट्रिक इलनेस का प्रेवलेंस बढ़ जाएगा। डॉक्टर मोदी, मैं आपसे पूछूंगी, अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, मेंटल इलनेस की बात करूं, या बाइपोलर डिसऑर्डर की जो कि हम आज बात कर रहे हैं, तो कौन सी एज आपको लगता है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, या किन किन एजेस में लगता है आपको कि हाँ ये होता है, और मेल और फीमेल में क्या तनासुब होगा? अच्छा शैला, ये भी बहुत अच्छा आपने रेस किया है क्वेश्चन। देखें, एक बात जहन में हम तारी कर लें कि जितने भी मोस्टली साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, नफ्सियाती बीमारियां ना, वो यंग एज में होती हैं, जो हमारी प्रोडक्टिव एज होती है। सही। ठीक है। और जैसे अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि वो खवातीन में ज्यादा होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी खवातीन में ज्यादा होता है, लेकिन मेनिया कुछ लोग लिखते हैं कि मेल एज कम्पेयर टू फीमेल में ना ज्यादा है। और ये जो आपने जैसे जुबिया की बातों से मैं सेकंड करूंगा, सिर्फ एक या दो अलामतों से ना हम किसी को ये नहीं बोलते कि ये नफ्सियाती बीमारी है, लेकिन उसमें हम अलामतों के साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं कि जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो कितनी मुतासिर है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी वर्स हुई है। तो हम सब चीजों को मद्देनजर रख के, जिसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, फिर हम किसी बीमारी की तशखीस करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी रीजंस की बात करूं, डॉक्टर जुबिया, अगर मैं बात करूं इसकी रीजंस की, असबाब की, तो आप उसको क्या कहेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये बच्चे, बड़े जवान जो हैं, होंगे तो मुख्तलिफ ही, लेकिन कौन सी ऐसी चीज कॉमन आपको लगती है कि इन सब में, कि वो इस तरफ चले जाते हैं, या मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं, खुदकशी की तरफ जाते हैं, या फिर वो डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं? जी शैला, आपने ये अच्छा सवाल किया है कि जैसे बाइपोलर इलनेस या सुसाइड है, उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। जैसे डॉक्टर मोतीराम ने बताया कि बायो साइको सोशल हमारे एक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें बायोलॉजी होती है कि इसमें आपसे रिलेटेड जेनेटिक होती है कि आपकी पेरेंट्स की फैमिली में साइकियाट्रिक इलनेस कैसी है। फिर बायोलॉजी में एक पेशेंट की पर्सनैलिटी आती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, शुरू से बहुत ज्यादा एंशियस पर्सनैलिटी है या बहुत ज्यादा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, किस टाइप की शख्सियत है, एग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी है। फिर इसके बाद साइकोलॉजिकली ये फैक्टर्स आते हैं कि उनका जैसे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी खुद की साइकी कैसी है, मेंटल इलनेस को लेकर, चीजों को लेकर, और सोशली इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली कैसी है, उसके डायनेमिक्स कैसे हैं। और जब जिस तरह बच्चा बायोलॉजिकली बड़ा होता गया तो क्या उसने ड्रग्स को लेना शुरू किया, क्या उसका पीयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था, और वो अपने कैसे मेंटेन रखता है। पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पेरेंटिंग का स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट ने उस बच्चे की किस तरह पेरेंटिंग की है, और बच्चे की अगर चाइल्डहुड इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, लाइफ इवेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि बाइपोलर में और डिप्रेशन में लाइफ इवेंट आपकी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्ली एज में लॉस हो गया किसी आपका लव्ड वन का, या सेपरेशन हो गई, या बच्चे की ज्यादातर हमने देखा है फैमिलीज में जिसमें आपका डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी फैमिलीज में बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज्यादा ये डिप्रेस हो गए हैं, या बहुत ज्यादा उनके अंदर हाइपोमैनिक या मैनिक फीचर्स आ रहे हैं, या ड्रग्स में बच्चे लग गए। दूसरा ये होता है कि बच्चों में चाइल्ड अब्यूज,
चाइल्ड अब्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये लाइफ इवेंट्स है कि बच्चे का एक अल्लाह ताला ने रेसिलियंस दिया हुआ होता है कि कुछ अरसे के बाद वो इस चाइल्ड अब्यूज को भूल जाता है, मगर जब भी उसको ट्रॉमा होता है कहीं भी रिलेटेड या बुली होता है तो वो चाइल्ड उनको अब्यूज याद आ जाता है। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज किसी किस्म का भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, इवन नेग्लेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे के साथ कोई अब्यूज तो नहीं हुआ। और बुलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा बुली के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में किस तरह हो रहा है, या बच्चा मदरसा जा रहा है तो उसको टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा उसकी वजह से क्या उसका परसेप्शन होता है, वो क्या सोचता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको लेकर उस बेसिस पे हम उसकी पेशेंट की एक प्रोग्नोसिस भी बनाते हैं कि ये पेशेंट कितना जल्दी ठीक हो सकता है और इसमें क्या-क्या हमें चैलेंजेस आएंगे। सही। डॉक्टर मोतीराम, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी चीज को लेके, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि जी क्योंकि जॉब्स नहीं है, मसाइल हैं, चीजें हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि गरीब घरानों में फिर आपको डिप्रेशन इतना फील नहीं होगा जितने आसूदा, जितने अपर क्लास के बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, उनमें आपको डिप्रेशन या आप किसी भी तरह की मेंटल इलनेस आपको ज्यादा फील होती है। अब मुझे आप बताएंगे कि हमें फील ज्यादा होती है, वो एक्सप्रेस ज्यादा कर देते हैं, हमें पता ज्यादा चलता है, या उसी रेशो के साथ लोअर क्लास में भी ये डिप्रेशन, ये बाइपोलर मौजूद है? अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले ये था कि जो एजुकेटेड पीपल थे ना, उसमें ज्यादा एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही पढ़ लिया होता है उन्होंने, तो डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेकिन आजकल हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी, जिसका पिछले टर्नओवर में मैं खुद चैप्टर चीफ था सिंध का, तो उसमें हमने अवेयरनेस पे बड़ा काम किया है। अभी भी मैं शैला नवाबशाह में हर महीने एक फ्री मेडिकल कैंप करता हूँ, एक राउंड द टेबल डिस्कशन होता है जीपीज के साथ। फिर हम कम्युनिटी का भी बहुत अच्छा मीन्स काम कर रहे हैं, फैमिलीज में जाके फिर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो अभी माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस आ रही है ना। तो डिप्रेशन अभी इन मुआशी तंगी को देख के, पहले जैसे कोरोना आया, फिर ये फ्लड आया, तो उसकी वजह से ना लोग बड़े जहनी दबाव का शिकार हैं और अभी वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज भी तो है ना डॉक्टर जुबिया, जैसे पाकिस्तान में ये है कि हम उसको स्टिग्मा के तौर पर लेते हैं। अगर किसी को हो जाए तो छुपाते हैं, हम बताने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, फिर ज्यादातर ये कि क्योंकि अगर छोटे घरानों की या मैं ऐसे घरानों की जहां पर अभी तालीम की कमी है, पैसे की कमी है, मैं मिडिल क्लास भी कहूंगी बल्कि उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ उससे कनेक्ट करते हैं कि जी, एसोसिएट कर देते हैं कि जी जिन है इस पे भूत है, इसको तो दौरे पड़ते हैं, तो और उसके बाद मज़ारात में भी लोग लेके जाते हैं कि जी कुछ अरसे वहां रहेंगे और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये भी तो चीज है ना, उसकी वजह से जो पेशेंट है वो ठीक हो ही नहीं पाता, वो उस असल जगह डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जा ही नहीं पाता कि उसका बेचारे का कोई इलाज हो सके। जी शैला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्टिग्मा तो बहुत रिलेटेड है, मगर देखिए हमारा जो हम लोग काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास काफी स्पिरिचुअल हीलर है। इवन जो मजार के बाबा होते हैं वो हमारे पास पेशेंट भेज रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अब मौलवी का भी ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि वो साइकियाट्रिस्ट को भेज रहे हैं, और इवन वो खुद भी आते हैं और साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं कि भाई मुझे अगर कोई पेशेंट इस तरह का लगेगा कि मुझे उसमें लगेगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है तो मैं आप लोगों के पास भेजा करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनको, क्योंकि वो उनका जो एक होता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ लड़कियां जो हमारे पास इवन दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, तो उसमें वो बच्चियां इतनी अपने स्ट्रेस को बता नहीं पाती हैं, तो वो चाहती हैं कि मुझे मज़ारों पे लेकर जाएं ताकि मेरे स्ट्रेस के बारे में ज्यादा पूछा ना जाए। ठीक है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जाहिर बात है उनके स्ट्रेस से रिलेटेड बात करता है, उनका असेसमेंट कराता है, तो वहां पे पेशेंट भी थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिनको पता होता है कि ये थोड़ा सा हमारे स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे, और उनके स्ट्रेसेस कभी कभी इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि वो किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं, तो वो फिर इसी तरह मज़ारों पे वो बच्चियां बेचारी चलती रहती हैं, उनको जलाया भी जाता है, मारा भी पीटा जाता है। मगर अब चीजें चेंज हो रही हैं कि हमारे पास ये
स्पिरिचुअल हीलर, इवन मौलवी हो गए, बाबाए हो गए दरबार के, वो पेशेंट्स भेज रहे हैं और ट्रीट हो रहे हैं। मगर जो इनमें से इलिटरेट पेशेंट ट्रीट हो रहा है वो ज्यादा अच्छा ट्रीट हो रहा है एज कम्पेयर टू लिटरेट पेशेंट। क्योंकि देखिए इलिटरेट पेशेंट को वो भरोसा फिर डॉक्टर पे करता है, वो हमारी दवाइयों को सर्च नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस हम पे पूरा होता है और वो पाबंदी से दवा खाता है जैसे खाना खाना होता है। इवन हमारे पास एक ऐसा भी केस आया है जिसमें पेरेंट्स MBA किए हुए हैं, मशहूर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, बच्चे ने अच्छा खासा पढ़ा, बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और उन्होंने उस बच्चे को मजार पे चेन के साथ बंद कर दिया, ठीक है। और फिर कहीं से किसी रिलेटिव को एक ड्रीम आया कि इस बच्चे को आपको इंस्टीट्यूट में जाके दाखिल कराएंगे, बच्चा वहां ठीक हो जाएगा। और लिटरली उस बच्चे पे हमने कम से कम 6 महीने मेहनत की और वो अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये है कि लिटरेट को हमें समझाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू इलिटरेट, क्योंकि लिटरेट बाबा गूगल के पास सर्च करते हैं, वो मल्टीपल डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, दवाइयों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और अपनी मर्जी से दवाइयां ऊपर नीचे कर देते हैं। और इवन कभी कभी पेशेंट भी कहते हैं कि हम खाना चाहते हैं मगर हमारे पेरेंट्स हमें दवा नहीं खिलाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें स्टिग्मा का जो होता है वो हमें लिटरेट लोगों से बहुत ज्यादा हमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू इलिटरेट। जुबिया मैम, फिर तो मैं ये कहूंगी ना कि आपकी फैमिली का इस तरह की जो मेंटल इलनेस है उसमें आपकी फैमिली का रोल जो है तकरीबन हाफ हो जाता है, यानी आपकी जो फैमिली है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने समझ लिया सबसे पहले तो फिर उसको समझाना जरूरी है, बाद में वो इलनेस की तरफ जाएंगे, बाद में उस पेशेंट की तरफ जाएंगे, पहले उनको आपको समझाना बहुत जरूरी है, उसके बाद कहीं जाके आप अपने पेशेंट की तरफ आते हैं। जी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मेंटल इलनेस पे फैमिलीज पे मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए पेशेंट को हमने दवाइयां हमारे पास इस तरह की मौजूद हैं कि जो 2 हफ्ते तक पेशेंट के अंदर मौजूद रहती है। पेशेंट दवाई खाए ना खाए मगर इंजेक्शन से उनके अंदर दवा मौजूद रहती है। हमें फैमिलीज के ऊपर काम करना पड़ता है कि उनको अवेयर करना पड़ता है ये बीमारी किस किस्म की है, आपका क्या रोल है मरीज की बीमारी पे लेकर, दवा को लेकर और सपोर्ट सिस्टम को लेकर। क्योंकि देखिए ये बाइपोलर है और स्किज़ोफ्रेनिया, ये क्रॉनिक साइकियाट्रिक इलनेस है। इसमें फैमिली जितनी सपोर्टिव होगी उतना पेशेंट में चीजें बेहतर होंगी, और अगर फैमिली जरा भी अनसपोर्टिव हो गई या फैमिली ने पेशेंट को डिसोन कर दिया तो फिर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। सही। डॉक्टर मोती मैम, आपसे बात करूंगी, आप कह रहे हैं कि अभी मैम ने कहा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में उसकी अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक तो हम हमारी जो हायर अथॉरिटीज हैं जिसमें हमारे वाइस चांसलर हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, हमारी पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी है, वो अवेयरनेस पे बहुत बड़ा काम कर रही है। इवन अभी हम स्कूलों में जाना शुरू हुए हैं ना, तो हमारी बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, स्कूल से हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि एक चीज और भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं, लोगों को लगता है कि ये जो जहनी बीमारियां ये कभी ठीक नहीं होती, इनकी दवाइयां मरीजों को आदी कर देती हैं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। जैसे आंख के डॉक्टर, जैसे आंख का कोई मसला हो जाता है आंखों के डॉक्टर हैं, दिल के लिए दिल के डॉक्टर हैं, तो ऐसे ही दिमाग के लिए, जहनी बीमारों के लिए नफ्सियाती डॉक्टर हैं। और शैला यकीन माने हमारा जो इलाज है ना वो सस्ता है, और हमारी बीमारियों जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। मरीज अगर प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस पे चलें और प्रॉपर दवाइयां लें तो वो ठीक हो जाते हैं। और ये जो नफ्सियाती दवाइयां होती हैं ये बिल्कुल भी आदी नहीं करती। और दूसरी बात, 10, 11, 12 नवंबर को हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं द हार्ट ऑफ द इंडस वैली सखर में। उस कॉन्फ्रेंस का मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, चेयरमैन है हमारे डॉक्टर हरेश कुमार, जिसमें हमारे पास न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बट इंटरनेशनली भी 20 साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं, कनाडा से, यूके से, हमारे जो दुबई से। तो मीन्स उस पे हम देही इलाकों में जो हमारे साथ चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हम उस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करेंगे और उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस पे हम आपको भी दावत देते हैं। और आखिर में ये भी मैं आपको बताता चलूं
कि हम, जैसे मैंने बताया कि हम मौलाना साहब के दुख में बराबर के शरीक हैं। माशाल्लाह मौलाना जमील साहब का बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो अभी उनके साथ जो हादसा पेश आया है, तो मैं आपके चैनल से उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो भी थोड़ा ज़हनी सेहत के हवाले से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें। अगर उनको लगता है या उनकी फैमिलीज़ को लगता है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे मरीज़ हैं जिनको ज़हनी सेहत के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, तो वो माहिर नफ्सियात से मिलें। और देखें, ये ज़हन बनाते हैं ना लोग कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, उसमें ही आधी शफ़ा है। और हम साइकियाट्रिस्ट लोगों को सुनते हैं। अच्छा इधर वही है ना जो लोगों को सुने, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्चुअली तो मसला ये है समझदार कि हमारे यहाँ जैसे ही किसी को कहा जाता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास लेके जाओ, तो वो पेशेंट जो है वो अलर्ट होता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पहली फुर्सत में उसको ये बताना कि आप पागल तो नहीं है, लेकिन ये भी एक जगह है जहां पर आपकी किसी ज़हनी सेहत का इलाज हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो टैबू है कि जी इसको कुछ ऐसा मसला है, और अगर आपने पेशेंट से कह दिया, तो मतलब सबसे बड़ा मसला यही मतलब लगता है और है भी कि उस पेशेंट को आप साइकियाट्रिस्ट के पास कैसे लेके जाएँगे, जबकि वो इस बात पे मुसर है कि मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ को अपने नॉर्मल समझ रहा है जैसे कि वो बिहेव कर रहा है। तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? क्या मतलब किस तरीके से उस लड़के को, लड़की को, जो भी पेशेंट है, उसको आपकी तरफ लेकर आएँगे, किसी साइकियाट्रिस्ट की तरफ ले जाएँ? किस तरीके से? जी, शैला, जैसे आपने बोला है कि बच्चे को किस तरह लेकर आएँ, देखिए हमारे पास फैमिली काफ़ी झूठ बोल के पेशेंट्स को लाती है, ठीक है? और हाँ, पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट के सामने रख दिया जाता है कि भई ये मरीज़ है और आप बताएँ कि भई आप तो या तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या आप मेडिसिन की डॉक्टर हैं, आप हाँ, साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं और आप मरीज़ से बात करें कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए हमारे लिए कभी-कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हमें, मगर हम फैमिलीज़ को बताते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें अब कम्युनिकेशन स्किल अपने यूज़ करके हम उस पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं कि भई यहाँ पे आने का मकसद क्या है, ठीक है ना? सही, उसमें सही। फिर कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हमसे ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट की बात समझ के दवा खाने लग जाते हैं। कुछ वो सही। होते हैं जो नहीं खाते हैं और फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फिर वो दोबारा से आते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझे दिखाने की ज़रूरत है या नहीं होती। कभी-कभी ये भी होता है कि कुछ हमारे पास जो फिज़िशियन होते हैं, उनकी रैपो इतनी अच्छी होती है अपने पेशेंट से कि वो अपने पेशेंट्स को काउंसल करके साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और वो सही। फिर साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाते हैं। मगर ये है कि अभी भी हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि हमारे पास पेशेंट जो रेफ़र होकर आता है या फैमिली जिनको समझती है कि इनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और वो हमें पेशेंट से बात करने में बड़ी चैलेंजिंग होती है कि आप दवा कौन-सी दे रही हैं, क्या दे रही हैं, मुझे कोई भी साइकियाट्रिक इश्यू नहीं है और उसमें फिर हमें इवन पेशेंट की उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है क्योंकि देखिए दवा पेशेंट को खानी होती है। तो हम लोग को क्योंकि सिखाया ये जाता है कि हमें कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ करना है। समटाइम्स अगर पेशेंट बहुत साइकोटिक होता है, तो उसमें फिर हमें फैमिली को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है क्योंकि साइकोटिक पेशेंट कुछ भी कर सकता है। तो उसमें दवा उनको या तो छुपा के देनी पड़ती है या इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं या एडमिट करना पड़ता है। कुछ पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन के होते हैं स्पेशली जिसमें सुसाइड भी होता है। उसमें भी देखें सुसाइड को पेशेंट को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, उसको हमें एडमिट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ लॉ। तो फिर हम फैमिली से बात करके उस पेशेंट को एडमिट करने की कोशिश करते हैं। मगर कहीं ये भी होता है कि जो ओल्ड पेशेंट होते हैं जिनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है ओल्ड एज में, तो उसमें फिर हम फैमिली को ऑन बोर्ड लेकर एक कोवर्ट एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि जिसमें मरीज को दवा किसी चीज़ में मिला के दी जाती है और ये वर्ल्ड वाइड इस तरह आप कर सकते हैं। मगर ये है कि जहाँ पेशेंट आपको समझता है तो उसको हम पढ़ने के लिए लेफलेट भी देते हैं, ताकि वो बीमारी के बारे में पढ़ सके, अवेयर हो सके। जब वो अवेयर हो जाता है फिर उससे नेगोशिएट करके ट्रीटमेंट पे बात की जाती है और ट्रीटमेंट भी कोशिश होती है जो पेशेंट को समझ आए क्योंकि हमारे पास
फीमेल होती हैं उनको वेट कॉन्शियस होती हैं, तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसी दवा ना दें जिसमें उनका वेट चेंजेस हो जाए या इनकी प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आए। इसी तरह मेल पेशेंट में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी सेक्सुअल हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना आए या इनका कोई हेयर लॉस ना हो या कोई और मसला ना हो। तो इसमें बेसिकली हमें नेगोशिएट करना पड़ता है, कभी-कभी फैमिली के साथ करना पड़ता है, कभी-कभी पेशेंट्स के साथ करना पड़ता है। इवन हमारे सब्सटेंस यूजर होते हैं, फैमिली बता रही है कि ड्रग हमारे सामने लेता है, मगर पेशेंट डिनाई करता है। तो उसमें हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करते, हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब ये उसको हुआ फिर कि देखते दोनों हैं। का कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत साइकियाट्रिस्ट के पास आप ज़रूरी है। चले भी गए तो फैमिली का सबसे पहले अवेयरनेस हासिल करना जी, और अवेयर जी, होना जी। बहुत जरूरी है, ताकि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। साइकियाट्रिस्ट के जाने के बाद आपको सही सिचुएशन बतानी है, एंड देन आपका जो पेशेंट है, क्योंकि दवाई खाने का जब मामला आता है तो पेशेंट होता है, तो पेशेंट का अवेयरनेस के साथ साथ उसका कोऑपरेट करना भी बहुत जरूरी होगा। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोती आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबिया आप बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात जो मेरे ज़हन में थे, जिनके जवाबात बहुत अरसे से नहीं मिल रहे थे, वो आज आप दोनों की सिटिंग के बाद मुझे मिल गए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन से कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.